कि कोई परेशानी खड़ी न करो। समझे? सीखू, यह न जानते हुए कि नीले हिरण ने वास्तव में उसकी बात समझी है या सिर्फ उसके डोमेन की शक्ति से अचानक खुद को सीधे उसके सामने खींचे जाने के डर से प्रतिक्रिया दी है। श्रेया के पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं था। स्विश! नीले हिरण की उम्मीद के मुताबिक सकारात्मक प्रतिक्रिया सुनने के बाद वह सीधे निकल पड़ी। चाहे कुछ भी हो, वह नीले हिरण को यह समझाने में बहुत अधिक समय बर्बाद नहीं कर सकती थी कि वह उससे क्या चाहती है। विशेष रूप से यह देखते हुए कि फ्लाइंग स्वॉर्ड सिटी में स्काई एम्पायर का कोई व्यक्ति हो सकता है। यदि वह व्यक्ति यह जानकर कि वहां उसका स्वागत करने के लिए केवल शुरुआती चरणों के कुछ ही नेसेंट सोल रेल्म विशेषज्ञ मौजूद थे, परेशानी खड़ी करना शुरू कर देता। श्रेया वास्तव में ऐसी स्थिति नहीं चाहती थी, क्योंकि वह अच्छी तरह से समझती थी कि पूरे स्काई एम्पायर में शक्तिशाली संप्रदायों को संप्रदाय गठबंधन के बारे में सूचित करने के लिए स्काई एम्पायर द्वारा भेजे गए लोग कितने अभिमानी होते थे। कम से कम वह अब नेसेंट सोल रेल में नहीं थी और स्काई एम्पायर के लिए उसे नजरअंदाज करना इतना आसान नहीं होगा। एक डोमेन लॉर्ड को स्काई एम्पायर जैसे साम्राज्य की मुख्य शक्ति का हिस्सा माना जाता था। यदि कोई कारण न हो, तो स्काई एम्पायर लापरवाही से किसी डोमेन लॉर्ड को अपना दुश्मन नहीं बनाएगा। यह तो उल्लेख ही नहीं करना है कि फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट और उसके स्प्रिंग फ्लावर सेक्ट के विलय से बने संप्रदाय में एक से अधिक डोमेन लॉर्ड थे। उसी समय जब श्रेया ने फ्लाइंग स्वॉर्ड सिटी में प्रवेश करने वाले और संप्रदाय के बारे में यादृच्छिक लोगों से सवाल पूछने वाले अज्ञात व्यक्ति से मिलने के लिए नीले हिरण को अपने साथ ले जाने का फैसला किया था, वीर पहले ही उस प्राचीन मंदिर में वापस आ चुका था, जिसे उसने कुछ ही समय पहले छोड़ा था। प्राचीन मंदिर के शीर्ष पर अभी भी मौजूद परिचित आभा पर ध्यान केंद्रित करते हुए वीर यह पुष्टि करने के बाद मन ही मन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका कि प्राचीन मंदिर के शीर्ष पर मौजूद व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं हिला था। वह व्यक्ति वास्तव में अभी भी प्राचीन मंदिर के ऊपर फंसा हुआ है। ऐसा लगता है कि मेरा यह सोचना सही था कि कोई चीज उस व्यक्ति को वहां से जाने से रोक रही है। वापस आते ही खुद पर टिकी उस नजर को नजरअंदाज करते हुए वीर को अब प्राचीन मंदिर के ऊपर मौजूद उस व्यक्ति की उतनी परवाह नहीं थी। आखिरकार जब तक वह व्यक्ति वहां ऊपर फंसा हुआ था, तब तक उसकी ओर किए गए किसी भी हमले से बचना उसके लिए आसान होगा। यही नहीं, ड्रिफ्टिंग क्लाउड स्टेप्स के साथ अगर स्थिति बहुत खतरनाक हो जाती, तो उस व्यक्ति के हमले की सीमा से बाहर निकलना उसके लिए बहुत आसान होता। अब जबकि उसके पास देखभाल करने के लिए वह नीला हिरण नहीं था, वीर अब उतना प्रतिबंधित नहीं था और वह रास्ते में आने वाले सभी घरों और छोटे मंदिरों की जांच करते हुए धीरे धीरे प्राचीन मंदिर के करीब जाने लगा। प्राचीन मंदिर में प्रवेश करना अभी भी कुछ ऐसा नहीं था जिसे करने का उसने साहस किया हो, क्योंकि प्राचीन मंदिर के ऊपर मौजूद उस अस्तित्व को लेकर वह अभी भी आशंकित था। हालांकि प्राचीन मंदिर के आसपास स्थित इमारतों और छोटे मंदिरों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता था। भले ही वह इसके माध्यम से मुख्य खोज पूरी न कर सके, लेकिन कम से कम वह प्राचीन मंदिर के चारों ओर केंद्रित विशाल शहर की गहरी समझ हासिल करने में सक्षम होगा। शायद वह प्राचीन मंदिर के आसपास स्थित छोटे मंदिरों में बचे हुए कुछ प्राचीन ग्रंथों को प्राप्त करने में भी सफल हो जाए। वूश! इसे ध्यान में रखते हुए वीर ने प्राचीन मंदिर के ऊपर से निकल रही स्पष्ट हत्यारी मंशा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और प्राचीन मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित विभिन्न छोटे मंदिरों में तलाशी लेने लगा। प्राचीन मंदिर के आसपास के छोटे मंदिरों में खोज करते हुए वीर को छोटे मंदिरों से जुड़े भंडारण कक्षों में रखे गए कई अलग अलग प्राचीन ग्रंथ और स्क्रॉल खोजने में ज्यादा समय नहीं लगा। हालांकि मैं इनमें से कुछ भी नहीं पढ़ सकता। वास्तव में सभी प्राचीन ग्रंथ और स्क्रॉल किसी ऐसी प्राचीन भाषा में लिखे गए थे जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी और वह उन्हें समझ नहीं सकता था। यह इवारिया महाद्वीप में उपयोग की जाने वाली भाषा से पूरी तरह अलग थी। आहा! अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं, तो यह लिखावट वास्तव में उस स्क्रॉल के समान दिखती है जो मुझे गुप्त क्षेत्र के भीतर पत्थर की झोपड़ी से मिला था।
अचानक उस स्क्रॉल को याद करते हुए, जो उसे तब मिला था जब उसने चितरंजन के साथ मिलकर गुप्त क्षेत्र का अन्वेषण किया था, वीर ने समय बर्बाद किए बिना उस स्क्रॉल को निकाला और छोटे मंदिर के भीतर मौजूद प्राचीन ग्रंथों और स्क्रॉल के साथ उसकी तुलना करने लगा। रसल गुप्त क्षेत्र से मिले स्क्रॉल और छोटे मंदिर के भीतर के ग्रंथों के शब्दों की गहन तुलना करते हुए वीर अपनी आंखें सिकोड़ने से नहीं रोक सका। वह निश्चित हो गया कि छोटे मंदिर के भीतर के प्राचीन स्क्रॉल और ग्रंथों के शब्द और गुप्त क्षेत्र के स्क्रॉल के शब्द एक ही थे। प्राचीन मंदिर गुप्त क्षेत्र से कैसे संबंधित, या शायद प्राचीन मंदिर भी उसी समय का है जिस समय का वह गुप्त क्षेत्र था। बिना यह जाने कि उनमें क्या लिखा है, छोटे मंदिर के स्क्रॉल और ग्रंथों को देखते हुए, खुद से यह बुदबुदाते हुए, वीर इन प्राचीन शब्दों को न पढ़ पाने के कारण हताशा महसूस किए बिना नहीं रह सका। यदि वह उन्हें पढ़ पाता, तो उसके पास प्राचीन मंदिर के बारे में जानने का एक तरीका होता और यह भी पता चलता कि अतीत में इसके साथ क्या हुआ होगा, जिसके कारण इसकी वर्तमान स्थिति ऐसी हुई है। न केवल इतना, बल्कि उसे प्राचीन मंदिर और गुप्त क्षेत्र जैसी अन्य शक्तियों के बारे में जानने का भी मौका मिलता, जो अतीत में अस्तित्व में थीं। शायद उसे यह जानने का मौका भी मिल जाता कि इन सभी शक्तिशाली ताकतों के पतन का कारण क्या था, जिनकी रक्षा के लिए कम से कम आत्मा आरोहण क्षेत्र के विशेषज्ञ या शायद उससे भी शक्तिशाली लोग होने चाहिए थे। स्वूश, यह जानते हुए कि भविष्य में जब उसे इस प्राचीन भाषा को सीखने का मौका मिलेगा, तब ये प्राचीन ग्रंथ और स्क्रॉल उपयोगी साबित हो सकते हैं, वीर ने अपने डोमेन का उपयोग करके उन सभी को इकट्ठा किया और एक खाली इंटरस्पेशियल रिंग में भर दिया। स्विश, छोटे मंदिर से सभी सुरक्षित प्राचीन ग्रंथों और स्क्रॉल को खाली करने के बाद वीर वहीं नहीं रुका, बल्कि वह सब कुछ के केंद्र में स्थित विशाल प्राचीन मंदिर के चारों ओर स्थित अन्य छोटे मंदिरों में गया। उसने वे सभी ग्रंथ, स्क्रॉल और किताबें इकट्ठी कीं जो उसे अभी भी सही स्थिति में मिल सकती थीं। हालांकि ऐसा करना बिना किसी जोखिम के नहीं था, क्योंकि प्राचीन मंदिर के ऊपर मौजूद व्यक्ति वीर को यह सब करते देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। रंबल, प्रतिक्रिया देने का कोई मौका न मिलते हुए वीर, जो आखिरी छोटे मंदिरों में से एक में प्रवेश करने ही वाला था, उसने अचानक अपने चारों ओर सब कुछ हिंसक रूप से हिलते हुए महसूस किया। इससे पहले कि एक भयानक संवेदना ने उसे सिर से पांव तक जकड़ लिया। वूश, यह जानते हुए कि वह खतरे में है, वीर ने ड्रिफ्टिंग क्लाउड स्टेप्स का उपयोग करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया और उस छोटे मंदिर से दूर चला गया जिसमें वह प्रवेश करने ही वाला था। बूम! एक सेकंड बाद भी नहीं, एक परिचित सुनहरी हथेली उस छोटे मंदिर से टकराई। उसने तुरंत उसे और उसके अंदर की हर चीज को नष्ट कर दिया। प्राचीन मंदिर से सुरक्षित दूरी पर भागते हुए वीर ने अपने चेहरे पर संदेहपूर्ण भाव के साथ प्राचीन मंदिर के शिखर की ओर देखा। प्राचीन मंदिर के शिखर से भेजी गई सुनहरी हथेली से बचना मुश्किल नहीं था, और उसकी शक्ति भी उस समय की तुलना में बहुत कम थी जब उसने पहली बार प्राचीन मंदिर के ऊपर रहने वाले उस अस्तित्व के साथ प्रहारों का आदान प्रदान किया था। वह भयानक संवेदना जिसने उसे यह सोचकर भागने पर मजबूर कर दिया था कि यह उसकी ओर आने वाला एक शक्तिशाली हमला है, वह स्पष्ट रूप से उस सुनहरी हथेली से उत्पन्न नहीं हुई थी, बल्कि किसी अलग चीज से आई थी। चाहे जो भी हो, वीर के लिए वर्तमान स्थिति स्पष्ट थी। सुनहरी हथेली का हमला उस पर नहीं, बल्कि उस छोटे मंदिर पर केंद्रित था जिसमें वह प्रवेश करने ही वाला था। स्पष्ट रूप से कोई निश्चित व्यक्ति नहीं चाहता था कि वह छोटे मंदिर के अंदर की चीजें ले जाए, लेकिन अगर ऐसा था, तो प्राचीन मंदिर के आसपास के अन्य छोटे मंदिरों से गुजरते समय उसे क्यों नहीं रोका गया? शायद उस छोटे मंदिर के अंदर कुछ महत्वपूर्ण मौजूद था। मन ही मन यह सोचते हुए वीर ने अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग उस छोटे मंदिर के अवशेषों को खोजने के लिए किया, जो कुछ ही सेकंड पहले सुनहरी हथेली द्वारा हिंसक रूप से नष्ट कर दिया गया था। हूं? प्राचीन स्क्रॉल में से एक वास्तव में बच गया। उस जगह के खंडहरों को खंगालते हुए, जो कभी एक छोटा मंदिर था,
वीर मलबे के नीचे दबे एक छोटे, अभी भी सुरक्षित प्राचीन स्क्रॉल को देखकर अपनी आंखें सिकोड़े बिना नहीं रह सका। भले ही मंदिर को नष्ट करने वाला सुनहरी हथेली का हमला उस व्यक्ति से अब तक अनुभव किए गए दो अन्य हमलों की तुलना में कमजोर था, फिर भी यह एक साधारण डोमेन लॉर्ड को मारने के लिए पर्याप्त से अधिक था। हजारों वर्षों से मौजूद कुछ प्राचीन स्क्रॉल और ग्रंथों की तो बात ही छोड़ दें। यह तथ्य कि छोटे मंदिर का मलबा अभी भी बचा हुआ था, अपने आप में अद्भुत था। फिर भी अब मंदिर के अंदर के प्राचीन स्क्रॉल में से एक भी सुनहरी हथेली के हमले से बच गया था। चाहे जो भी हो, वीर को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह स्क्रॉल संभवतः वही कारण था जिसके लिए उस व्यक्ति ने छोटे मंदिर को नष्ट कर दिया था। हालांकि अगर ऐसा था, तो प्राचीन स्क्रॉल को नष्ट करने के लिए एक मजबूत हमले का उपयोग क्यों नहीं किया गया? या शायद वह व्यक्ति प्राचीन स्क्रॉल को नष्ट नहीं कर सका और उसे छोटे मंदिर के मलबे के नीचे छिपाने की कोशिश करना चाहता था, इस उम्मीद में कि वह उसे नहीं ढूंढ पाएगा। जैसे जैसे उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे, वीर ने जल्द ही प्राचीन मंदिर से एक छोटे टेंटेकल जैसे हाथ को धीरे धीरे उस छोटे मंदिर की ओर बढ़ते हुए देखा, जहां मलबे के नीचे प्राचीन स्क्रॉल छिपा हुआ था। इस पर कोई प्रतिक्रिया न देते हुए वीर उस छोटे हाथ को देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका, जो चोरी छिपे छोटे मंदिर के मलबे के नीचे दबे प्राचीन स्क्रॉल की ओर बढ़ रहा था। इस छोटे हाथ से उसके इतना चकित होने का मुख्य कारण यह नहीं था कि इससे पता चलता था कि मलबे के नीचे छिपा प्राचीन स्क्रॉल वास्तव में कुछ कीमती था, बल्कि यह तथ्य था कि वह छोटा हाथ उसकी दिव्य दृष्टि के लिए पूरी तरह से अदृश्य था। प्राचीन मंदिर के शिखर पर मौजूद उस अस्तित्व के बारे में उसने जितना अधिक जाना, वह उस अज्ञात अस्तित्व के प्रति उतना ही सतर्क महसूस करने लगा, जिसके पास हर तरह की अनूठी और अद्भुत तकनीकें प्रतीत होती थीं। उसके मन को सूक्ष्म रूप से प्रभावित करने के तरीके से लेकर उसकी दिव्य दृष्टि के लिए अदृश्य छोटे हाथ तक, किसी अजीब कारण से वीर को ऐसा महसूस हुआ कि प्राचीन मंदिर के अंदर छिपा हुआ अस्तित्व उसकी पहली सोच से कहीं अधिक खतरनाक था। प्रदर्शित विभिन्न अनूठी तकनीकों ने इस विश्वास को और मजबूत कर दिया। यह देखते हुए कि प्राचीन मंदिर से बाहर निकला हाथ छोटे मंदिर के मलबे के नीचे छिपे प्राचीन स्क्रॉल के करीब और करीब आता जा रहा था, वीर मन ही मन मुस्कुराया और बिना किसी बेतरतीब टेलीपोर्टेशन के ड्रिफ्टिंग क्लाउड स्टेप्स का अपनी उच्चतम क्षमता के साथ उपयोग किया। वुश! वीर को अचानक आगे बढ़ते देख मलबे की ओर चुपके से बढ़ रहे उस हाथ को शायद यह आभास हो गया कि उसे देख लिया गया है, क्योंकि उसने भी अपनी मौजूदगी छिपाए बिना छोटे मंदिर के नीचे छिपे प्राचीन ग्रंथ की ओर तेजी से कदम बढ़ाए, यह देखते हुए कि वह वीर की तुलना में बहुत करीब था। वह मलबे तक पहुंचने और नीचे छिपे प्राचीन ग्रंथ को प्राप्त करने वाला पहला होता। सरसराहट, पच, कम से कम ऐसा ही होता यदि वीर ने अपनी तलवार नहीं निकाली होती और उस हाथ से जुड़ी लंबी सांप जैसी भुजा पर प्रहार नहीं किया होता। चीख! यह जाने बिना कि उस हाथ जैसी चीज ने ऐसी आवाज कैसे की, जब उसकी तलवार ने उसे सफाई से काट दिया, वीर तेजी से उस हाथ से आगे निकल गया और प्राचीन ग्रंथ को पकड़ लिया, जबकि सांप जैसी भुजा का कटा हुआ हिस्सा फिर से जुड़ गया और वीर द्वारा प्राचीन ग्रंथ हाथ में लेने के बाद वह प्राचीन मंदिर में वापस चला गया। यह मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा आसान था। प्राचीन ग्रंथ को अपनी इंटरस्पेशियल रिंग में रखते हुए खुद से यह बुदबुदाते हुए वीर प्राचीन ग्रंथ की जांच करने से पहले प्राचीन मंदिर और अपने बीच कुछ दूरी बनाने ही वाला था। तभी किसी अज्ञात कारण से अचानक उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। गड़गड़ाहट! पहले वाली भयानक अनुभूति के साथ साथ प्राचीन मंदिर को केंद्र मानकर पूरी घाटी में फैल रहे और भी हिंसक झटकों को महसूस करते हुए वीर भागने ही वाला था कि तभी उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके चारों ओर का स्थान किसी अज्ञात शक्ति द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। उसे ड्रिफ्टिंग क्लाउड स्टेप्स के साथ भागने से रोक दिया गया, यहां तक कि रैंडम टेलीपोर्टेशन, जिस पर उसने खतरनाक स्थिति से बाहर निकलने के लिए अनजाने में भरोसा करना शुरू कर दिया था, उसके आसपास के स्थान के प्रतिबंधित होने के बाद उपयोग के योग्य नहीं रह गया था। यदि वह अधिक शक्तिशाली होता या उसे स्पेस के डाओ की बेहतर समझ होती,
तो वह इन प्रतिबंधों से बचने में सक्षम होता। हालांकि वर्तमान में उसके पास स्पेस प्रतिबंधों से बचने का कोई रास्ता नहीं था। भागना केवल सामान्य रूप से दौड़कर ही किया जा सकता था। हालांकि यह अभी भी तेज था, फिर भी ड्रिफ्टिंग क्लाउड स्टेप्स का उपयोग करते समय उसकी गति की तुलना में यह बहुत धीमा था। वुश अपने ऊपर हवा में देखते हुए वीर यह भी समझ गया कि उसके पास इस तरह भागने का समय नहीं होगा, क्योंकि एक नहीं बल्कि 3 सुनहरी हथेलियां जो उसने पहले अनुभव की थीं, उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली थीं। उस गति से उसकी ओर बढ़ रही थीं कि ड्रिफ्टिंग क्लाउड स्टेप्स की रैंडम टेलीपोर्टेशन सुविधा की सहायता के बिना उनसे बचना उसके लिए असंभव था। मुझे इससे लड़ना ही होगा, है ना? जैसे ही उसे यह एहसास हुआ, वीर अपनी आंखें सिकोड़े बिना नहीं रह सका और उसने अपनी ओर आ रहे 3 सुनहरे हथेलियों के हमलों पर ध्यान केंद्रित किया। भले ही वह 3 सुनहरी हथेलियों के हमलों का विरोध कर सकता था, वीर को यकीन था कि इसकी कोई न कोई कीमत चुकानी होगी। हमले का विरोध करने का निर्णय लेने के 1 सेकंड के भीतर तीनों सुनहरी हथेलियों ने एक साथ वीर पर प्रहार किया। बूम बूम बूम। अपने दोनों डोमेन को इस भयानक हमले से बचाने के लिए एक साथ विलय करते हुए, 3 सुनहरी हथेलियों की शक्ति का डटकर सामना करते हुए, वीर अच्छी तरह जानता था कि उसके डोमेन इतने शक्तिशाली हमले के खिलाफ बचाव करने में सक्षम नहीं होंगे। उसके डोमेन का उपयोग करने का एकमात्र कारण हमले के खिलाफ उचित बचाव करने के लिए खुद को पर्याप्त समय देना था। कड़क कुछ सेकंड से अधिक समय तक भी नहीं टिकते हुए तलवार डोमेन 3 सुनहरी हथेलियों की संयुक्त शक्ति के नीचे झुकने वाला पहला था, जिसके बाद जल्दी ही उसका बर्फ डोमेन आया, जो मुश्किल से आधा सेकंड अधिक समय तक टिक पाया। अर्थ स्प्लिटिंग, सरसराहट। यह जानते हुए कि हमला बस उस तक पहुंचने ही वाला था, वीर ने किसी तरह हेवन स्प्लिटिंग स्वॉर्ड आर्ट से अर्थ स्प्लिटिंग स्वॉर्ड का प्रहार किया। बूम, सरसराहट। जैसे ही 3 सुनहरी हथेलियों और अर्थ स्प्लिटिंग स्वॉर्ड की शक्ति आपस में टकराई, उन्हें केंद्र में रखते हुए एक शॉक वेव बनी, जो चारों ओर फैल गई और प्राचीन मंदिर को छोड़कर बाकी सब कुछ नष्ट कर दिया। जल्द ही प्राचीन मंदिर के चारों ओर स्थित एक अपेक्षाकृत साबुत प्राचीन शहर मलबे में तब्दील हो गया। हालांकि बात यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि दोनों हमलों के टकराने से उत्पन्न शॉक वेव में समाहित शक्ति प्राचीन मंदिर के ठीक बगल में स्थित घाटी में समा गई। गड़गड़ाहट। इसके कारण घाटी की दीवारें ढहने लगीं, क्योंकि शक्ति द्वारा भारी मात्रा में पत्थर धूल में बदल गए, जबकि और भी अधिक पत्थर नीचे शांत नदी में गिर गए। छपाक छपाक छपाक। कुछ ही समय में वह नदी जो कभी घाटी से होकर बहती थी, पूरी तरह से गायब हो गई, क्योंकि पत्थरों और चट्टानों की कई परतों ने उसे ढक दिया। जैसे जैसे चीजें धीरे धीरे शांत होने लगीं, घाटी अब एक वादी की तरह दिखने लगी थी। यदि कोई इस तथ्य को अनदेखा कर सके कि इस नवनिर्मित वादी के तल पर चारों ओर नुकीले पत्थर और विशाल गड्ढे मौजूद थे। अपने चारों ओर बने एक विशाल गड्ढे के केंद्र में खड़े होकर भारी सांसें लेते हुए वीर अपने हाथों में मौजूद तलवार को देखकर फीकी मुस्कान नहीं रोक सका, जो 3 सुनहरी हथेलियों की संयुक्त शक्ति से टकराने के बाद अभी भी हल्की कांप रही थी। वुश। यह महसूस करते हुए कि उसके चारों ओर के स्थान पर लगा प्रतिबंध हटा लिया गया है, वीर ने 1 सेकंड भी रुकने की हिम्मत नहीं की और उसने तुरंत प्राचीन मंदिर से दूर जाने के लिए ड्रिफ्टिंग क्लाउड स्टेप्स का उपयोग किया। आखिरी चीज जो वह अभी चाहता था, वह थी फिर से ऐसे हमले को सहना। ये तो छोड़ ही दें कि उसे पता नहीं था कि अगला हमला पिछले वाले से भी अधिक शक्तिशाली होगा या नहीं। यदि यह वास्तव में अधिक शक्तिशाली निकला, तो वीर को कोई अंदाजा नहीं था कि वह इसके विरुद्ध अपना बचाव कर पाएगा या नहीं, क्योंकि हेवन स्प्लिटिंग स्वॉर्ड आर्ट की अर्थ स्प्लिटिंग स्वॉर्ड अब तक की सबसे शक्तिशाली तकनीक थी, जिसका वह वर्तमान में उपयोग कर सकता था। वह मेरी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली था। प्राचीन मंदिर के ठीक बगल वाले स्थान की ओर देखते हुए, जहां उसने उस शक्तिशाली हमले का सामना किया था, वीर खुद से बुदबुदाया और थोड़ी विडंबना भरी मुस्कान दी। प्राचीन मंदिर के चारों ओर हुई तबाही अत्यंत भयानक थी, क्योंकि घाटी के एक तरह की वादी में बदल जाने के अलावा जो इमारतें और छोटे मंदिर कभी उस प्राचीन पगोड़ा के बगल में सुरक्षित खड़े थे,
वे सब गायब हो चुके थे। तीन सुनहरी हथेलियों और पृथ्वी विदारक तलवार के बीच के टकराव की शक्ति बहुत अधिक थी, जिससे उस प्राचीन मंदिर के अलावा लगभग कुछ भी नहीं बच पाया था। थोड़ा बहुत मलबा और अन्य चीजें जो प्राचीन मंदिर के बाहर बचने में सफल रही थीं, वे प्राचीन मंदिर के चारों ओर 100 मील के दायरे में बिखरी हुई थीं। हालांकि यह सब कुछ नहीं था, क्योंकि प्राचीन मंदिर के ठीक बगल में कुछ 1000 मीटर चौड़ा और लगभग 100 मीटर गहरा एक विशाल गड्ढा देखा जा सकता था। दूर से देखने पर भी वीर हुई तबाही को देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। इसीलिए नहीं कि विनाश विशेष रूप से विनाशकारी था, बल्कि इसीलिए कि टकराव के केंद्र के चारों ओर का गड्ढा और वातावरण तीन सुनहरी हथेलियों और उसके तलवार के प्रहार की केवल अवशिष्ट शक्ति से बना था। दोनों हमलों की लगभग पूरी शक्ति ने एक दूसरे को बेअसर कर दिया था। फिर भी शक्ति की वह छोटी सी मात्रा जो वातावरण में लीक हुई थी, उसने 100 मील के दायरे में सब कुछ नष्ट कर दिया था। केवल इसी से आसानी से देखा जा सकता था कि एक शिखर डोमेन लॉर्ड कितना शक्तिशाली होता है, और साथ ही इसने वीर को अपनी शक्ति को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद की। लेकिन वह पहले वाला अंतरिक्ष प्रतिबंध क्या था? उसने मुझे ड्रिफ्टिंग क्लाउड स्टेप्स या किसी अन्य चाल तकनीक का उपयोग करने से पूरी तरह रोक दिया। प्राचीन मंदिर के आसपास हुई तबाही को देखते हुए वीर खुद ही माथे पर शिकन लाए बिना नहीं रह सका। यह याद करते हुए कि कैसे उसने अचानक खुद को लगभग एक ही जगह पर जकड़ा हुआ पाया था और अपनी ओर आती तीन सुनहरी हथेलियों से बचने में असमर्थ था। भले ही वह बिना किसी खरोंच के बाहर निकलने में सफल रहा था, लेकिन जब वीर ने यह याद किया कि वह अपनी चाल तकनीक का ठीक से उपयोग करने में असमर्थ था, तो उसे अभी भी डर महसूस हो रहा था। क्या शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतरिक्ष के बारे में मेरी समझ इस समय बहुत कम है कि मैं बच नहीं सका? वास्तव में अपनी बाकी साधना की तुलना में मैंने वास्तव में अंतरिक्षीय हेरफेर की अपनी समझ बढ़ाने की उपेक्षा की है। अब तक मैंने इसके साथ केवल इंटरस्पेशियल रिंग्स बनाई हैं और ड्रिफ्टिंग क्लाउड स्टेप्स के साथ बेतरतीब ढंग से यहां वहां टेलीपोर्ट किया है। ये महसूस करते हुए कि उसने अंतरिक्षीय हेरफेर में अपनी समझ और दक्षता बढ़ाने की कितनी उपेक्षा की है, वीर ने विडंबना भरी मुस्कान दी और खुद से वादा किया कि मुख्य नक्षत्र शिखर से लौटने के बाद वह अंतरिक्षीय हेरफेर की अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश में कुछ समय बिताएगा। कम से कम वह तब तक प्राचीन मंदिर के पास कहीं नहीं जाएगा जब तक कि उसका अंतरिक्षीय हेरफेर और ड्रिफ्टिंग क्लाउड स्टेप्स का उपयोग इतना नहीं बढ़ जाता कि वह ऐसी स्थिति से बच सके जहां उसके आसपास का अंतरिक्ष प्रतिबंधित हो। भविष्य में वह केवल प्रतीक्षा करने और हमले को सहने की पूरी कोशिश करने के लिए असहाय नहीं होगा, बल्कि उसके पास निष्क्रिय रूप से बचाव करने में अपनी सारी ऊर्जा बर्बाद किए बिना हमले से बचने का एक रास्ता होगा, जैसा कि उसने अभी किया था। हालांकि वह बिना किसी गंभीर चोट के बाहर निकल आया था, फिर भी उसके ऊर्जा भंडार को फिर से भरने में कुछ समय लगेगा। लेकिन हमले के पीछे की शक्ति में डोमेन से किसी भी प्रकार के समर्थन की कमी कैसे थी? दूरी पर प्राचीन मंदिर के बगल में गड्ढे में स्थित पिछले टकराव की अवशिष्ट शक्ति की ओर देखते हुए वीर ने खुद से यह बुदबुदाया। वह यह महसूस किए बिना नहीं रह सका कि पहले वाले हमले में कुछ गड़बड़ थी। किसी अजीब कारण से वीर को ऐसा महसूस हुआ कि प्राचीन मंदिर के ऊपर बैठा व्यक्ति उस सामान्य साधना पथ से संबंधित नहीं होना चाहिए जिसका वह अनुसरण करता है, बल्कि किसी अन्य प्रकार के पथ से है। विचाराधीन पथ विभिन्न धार्मिक पंथों द्वारा अपनाए गए पथ के समान लग रहा था, लेकिन साथ ही उनसे अलग भी महसूस हो रहा था, क्योंकि सुनहरी हथेलियों में निहित शक्ति अधिक शुद्ध लग रही थी। शक्ति में नहीं, बल्कि अभी इसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। अंतरिक्षीय हेरफेर की अपनी समझ बढ़ाने और ड्रिफ्टिंग क्लाउड स्टेप्स के अगले स्तर में महारत हासिल करने के बाद मैं वापस आऊंगा और पता लगाऊंगा कि यह प्राचीन मंदिर अतीत में किस शक्ति का था। सीमित जानकारी से निष्कर्ष निकालने की कोशिश बंद करते हुए अपना सिर हिलाते हुए वीर ने जाने से पहले आखिरी बार प्राचीन मंदिर की ओर देखा। हालांकि वह वास्तव में उस प्राचीन स्क्रॉल की जांच करना चाहता था
जिसने प्राचीन मंदिर के ऊपर मौजूद इकाई को इतना क्रोधित कर दिया था कि उसने ऐसा भयानक हमला किया। लेकिन वीर ने मुख्य शिखर छोड़ने और अराजक क्यूई संरचना की सुरक्षा में लौटने से पहले ऐसा करने की योजना नहीं बनाई थी। चूंकि श्रेया पहले से ही आकाश साम्राज्य के लोगों से परिचित थी, इसलिए उसके लिए यह निर्धारित करना कठिन नहीं था कि वृद्ध श्रीकांत ने उसे जिस व्यक्ति के बारे में सूचित किया था, वह वास्तव में आकाश साम्राज्य से था। यह तो ऐसा लगता है कि यह वास्तव में आकाश साम्राज्य का कोई व्यक्ति है। अपने डोमेन के सहारे अपने बगल में हवा में उत्सुकता से घूम रहे नीले हिरण के साथ फ्लाइंग स्वॉर्ड सिटी के ऊपर हवा में पहुंचते ही श्रेया ने तुरंत यह निर्धारित कर लिया कि वह व्यक्ति वास्तव में स्काई एम्पायर का ही कोई व्यक्ति था। हालांकि स्काई एम्पायर के उस व्यक्ति के अजीब व्यवहार को देखकर वह अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सकी। यह वास्तव में स्काई एम्पायर का कोई व्यक्ति है, लेकिन वह अनजान लोगों से फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट और स्प्रिंग फ्लावर सेक्ट के बारे में बार-बार एक ही सवाल पूछने के लिए इतना जुनूनी क्यों है? इस समय तक उसे पता होना चाहिए कि यहां कितने डोमेन लॉर्ड हैं। अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग करते हुए, उन चुनिंदा सवालों को सुनते हुए, जो स्काई एम्पायर का वह व्यक्ति अपने पास से गुजरने वाले हर व्यक्ति से पूछ रहा था, श्रेया ने मन ही मन बुदबुदाते हुए महसूस किया कि शायद स्काई एम्पायर ने कोई गलती की है और किसी ऐसे नए भर्ती हुए सैनिक को भेज दिया है जिसे अभी तक प्रशिक्षित नहीं किया गया था। पीक नेसेंट सोल रेल्म। हालांकि उसके कल्टीवेशन रेल्म को देखने के बाद श्रेया को एहसास हुआ कि स्काई एम्पायर का वह अजीब व्यक्ति कोई साधारण प्रशिक्षु सैनिक नहीं था जिसे गलती से भेज दिया गया हो। कू कू। जब श्रेया स्काई एम्पायर के व्यक्ति की ओर नीचे देख रही थी, तो उसके चिंतित चेहरे को देखकर उस नीले हिरण ने, जो वीर के जाने के बाद से उससे भागने की कोशिश कर रहा था, उसे थोड़ा प्रोत्साहित किया और फिर श्रेया के डोमेन की मदद से हवा में वापस दौड़ने लगा। ए, क्या तुम अब मेरा उत्साह बढ़ा रहे हो? उस नन्हे नीले हिरण को हवा में वापस खेलने जाने से पहले अपना उत्साह बढ़ाते हुए देख श्रेया एक पल के लिए मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। फिर उसके चेहरे पर गंभीर भाव आ गए। स्काई एम्पायर द्वारा भेजा गया वह व्यक्ति चाहे कितना भी अजीब क्यों ना हो, उसे फिर भी उससे बात करनी ही होगी। आखिरकार स्काई एम्पायर द्वारा विशेष रूप से उनके पास सीमावर्ती क्षेत्र में किसी को भेजने का एकमात्र कारण सेक्ट गठबंधन से संबंधित कुछ ही हो सकता था। इस समय तक एक अन्य व्यक्ति को सेवन फेट्स सेक्ट में भी पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी स्काई एम्पायर द्वारा आयोजित सेक्ट गठबंधन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। भले ही वह सेक्ट गठबंधन के वास्तविक उद्देश्य को समझती थी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि संसाधनों को इकट्ठा करने और व्यापार करने के मामले में सेक्ट के विकास के लिए यह गठबंधन कितना उपयोगी होगा। साथ ही पूरे स्काई एम्पायर से नए और अधिक प्रतिभाशाली शिष्यों की भर्ती करना भी एक बड़ा लाभ था। सेक्ट गठबंधन में शामिल होने वाले बाकी सेक्ट भी एक जैसे ही थे, क्योंकि वे सभी कुछ हद तक जोखिमों को समझते थे। हालांकि सेक्ट गठबंधन में शामिल होने के लाभ इन सेक्टों के लिए नजरअंदाज करने के लिहाज से बहुत अधिक थे, और ऐसा भी नहीं था कि स्काई एम्पायर और 3 प्रमुख धार्मिक आदेश उन्हें हमेशा के लिए अकेला छोड़ देंगे। अपनी शक्ति को और बढ़ाने और उम्मीद है कि एक सोल असेंशन रेल्म विशेषज्ञ तैयार करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना ही बेहतर था। वूश नीले हिरण के साथ आसमान से नीचे उतरते हुए श्रेया स्काई एम्पायर के उस व्यक्ति से कुछ ही दूरी पर उतरी और फिर उसकी ओर चल दी। यह तो एक डोमेन लॉर्ड है। जाहिर है, चूंकि उतरते समय उसने खुद को किसी से छुपाया नहीं था, इसीलिए उसकी उपस्थिति ने तुरंत स्काई एम्पायर के उस व्यक्ति का ध्यान खींच लिया। बदले में वह अविश्वास के साथ अपनी ओर आती हुई श्रेया को देखते हुए वहीं जम सा गया। केवल इसी प्रतिक्रिया से श्रेया आसानी से समझ सकती थी कि स्काई एम्पायर के इस व्यक्ति को वास्तव में फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट या स्प्रिंग फ्लावर सेक्ट के अंदर किसी डोमेन लॉर्ड के होने की उम्मीद नहीं थी, और वह भी तब जब फ्लाइंग स्वॉर्ड सिटी की सड़कों पर जिन लोगों से वह पूछ रहा था, उन्होंने उसे बताया था कि वहां वास्तव में 2 डोमेन लॉर्ड मौजूद हैं,
यहां तक कि उसने उस पंखों वाले बाघ राक्षस के बारे में भी नहीं सोचा था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। आखिरकार, भले ही वह केवल वीर का पालतू जानवर था, फिर भी वह एक डोमेन लॉर्ड रेल्म का राक्षस ही था। नमस्ते, मैं स्प्रिंग फ्लावर सेक्ट की वर्तमान सेक्ट प्रमुख हूं। क्या आप शायद स्काई एम्पायर द्वारा भेजे गए व्यक्ति हैं? यह देखते हुए कि स्काई एम्पायर का वह व्यक्ति अभी भी सुन्न पड़े ढीला था और उसने अभी तक उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, श्रेया ने अपना परिचय देते हुए पहल की और यह भी पूछा कि क्या उसे स्काई एम्पायर ने भेजा है। भले ही वह लगभग 100% आश्वस्त थी कि उसके सामने खॉडी डीशा व्यक्ति स्काई एम्पायर का ही कोई व्यक्ति है, फिर भी उसने सुनिश्चित होने के लिए उससे पूछने का फैसला किया। आखिरकार, पीक नसेंट सोल रेल्म की उसकी शक्ति के साथ ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह स्काई एम्पायर के किसी व्यक्ति का रूप धरने का साहस करे, विशेष रूप से यह देखते हुए कि वे वर्तमान में स्काई एम्पायर के भीतर ही थे। हाँ हाँ, मैं स्काई एम्पायर से हूं। यह महसूस करने के बाद कि उसके सामने खड़धा व्यक्ति वास्तव में एक डोमेन लॉर्ड था, घबराते हुए स्काई एम्पायर के उस व्यक्ति ने जल्दी से उत्तर दिया, यह उल्लेख करने के बाद ही कि वह स्काई एम्पायर से है, उसका कुछ साहस वापस लौटा। तो अंबर साम्राज्य से कोई किस कारण से आया है? क्या यह संभवतः संप्रदाय गठबंधन से संबंधित है? बातों को लंबा नहीं खींचना चाहती थीं, इसलिए श्रेया ने सीधे तौर पर यह पूछा। जितनी जल्दी काम खत्म हो और अंबर साम्राज्य का वह व्यक्ति चला जाए, उतना ही बेहतर होगा। इसके अलावा उन्हें उस नीले हिरण की भी देखभाल करनी थी, जो उस समय उनके ऊपर हवा में कुछ फीट की ऊंचाई पर तैर रहा था, जिसे उनके क्षेत्र की शक्ति द्वारा छिपाया गया था। कम से कम ऐसा लग रहा था कि नीले हिरण को कुछ भी अजीब नहीं लगा था और वह अभी भी खुद से ही खेल रहा था। इससे वह बिना किसी परेशानी की चिंता किए अंबर साम्राज्य के उस व्यक्ति से बात कर पा रही थी। हाँ, मैं यहां संप्रदाय गठबंधन के संबंध में आया हूं, हालांकि हमें पहले किसी एकांत स्थान पर चलना चाहिए। श्रेया की बात सुनकर अंबर साम्राज्य का वह व्यक्ति अपने उस शुरुआती झटके से उबर चुका था कि सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित एक संप्रदाय को वास्तव में एक क्षेत्र अधिपति का समर्थन प्राप्त है। उसने अंबर साम्राज्य जैसे विशाल साम्राज्य के सदस्य के अनुरूप आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, बिल्कुल। अंबर साम्राज्य के उस व्यक्ति की बात से सहमति में सिर हिलाते हुए श्रेया ने गुप्त रूप से वृद्ध श्रीकांत से एक अच्छे स्थान के बारे में संपर्क किया और फिर फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के प्रवेश द्वार के पास एक एकांत मंडप की ओर चल दी। अंबर साम्राज्य का वह व्यक्ति उनके पीछे चल रहा था, जबकि वह नीला हिरण अनजाने में उनके पीछे तैर रहा था, जो अब भी उनके ऊपर हवा में खेलने में व्यस्त था। अंदर ही अंदर श्रेया यह सोचकर आभार महसूस किए बिना नहीं रह सकीं कि वह नीला हिरण अभी भी एक निर्दोष छोटे बच्चे की तरह लग रहा था। वह अभी तक हवा में अकेले खेलने जैसी सरल चीजों से आसानी से ऊबा नहीं था। हालांकि पहली बार हवा में यहां वहां घूमने का अनुभव वाकई मजेदार था, लेकिन जल्द ही इसकी आदत हो जाती है। यहां तक कि उन्होंने स्वयं भी क्षेत्र अधिपति के स्तर पर पहुंचने के बाद कुछ मिनटों तक हवा में खेल किया था। यही वह जगह है। आ? हाँ। वृद्ध श्रीकांत द्वारा बताए गए एकांत मंडप में पहुंचते ही उनके विचारों की श्रृंखला टूट गई और श्रेया की पुष्टि सुनकर अंबर साम्राज्य के उस व्यक्ति ने जल्दी से बैठने के लिए जगह ढूंढ ली। सरसराहट। सबसे पहले इसे लें, यह एक पहचान प्रतीक है। भविष्य में संप्रदाय गठबंधन के लिए अंबर साम्राज्य की राजधानी जाते समय आपको इसकी आवश्यकता होगी। इसके बिना आप शाही राजधानी में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बैठने के बाद अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी से एक छोटा प्रतीक निकालते हुए और उन्हें सौंपते हुए अंबर साम्राज्य के उस व्यक्ति ने जल्दी से बताया कि यह किस लिए है और फिर उनके इसे रख लेने का धैर्यपूर्वक इंतजार किया। एक नजर में यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था कि वह श्रेया के प्रति सम्मानजनक था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि वह एक क्षेत्र अधिपति थीं और वह केवल एक नासेंट सोल स्तर का विशेषज्ञ था। यदि वास्तव में कुछ अनहोनी होती, तो अंबर साम्राज्य का वह व्यक्ति समझता था
कि इसका अंत निश्चित रूप से उसकी मृत्यु के साथ होगा। इसी कारण से उसने सुनिश्चित किया कि वह श्रेया के प्रति अशिष्ट व्यवहार न करे। यदि श्रेया एक नासेंट सोल स्तर की विशेषज्ञ होती, तो वह उनके प्रति इतनी दयालुता से पेश नहीं आता। यह बात श्रेया बहुत अच्छी तरह समझती थी, क्योंकि उन्होंने पहले ही अनुभव किया था कि अंबर साम्राज्य द्वारा भेजे गए लोग कितने अहंकारी थे जब उन्हें पहली बार संप्रदाय गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। अब जिस कारण से मैं यहां हूं, मैं आपके संप्रदाय को यह सूचित करने आया हूं कि संप्रदाय गठबंधन जल्द ही स्थापित होने वाला है और आपके संप्रदाय को इस कारण से शाही राजधानी में किसी को भेजना होगा। यही बात उन अन्य संप्रदायों के लिए भी लागू होती है जो संप्रदाय गठबंधन का हिस्सा होंगे। जो कहा गया उसे सुनकर श्रेया अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सकी। उन्हें लगा कि उनके सामने मौजूद व्यक्ति केवल यह बताने के लिए नहीं आया होगा कि संप्रदाय गठबंधन जल्द ही स्थापित हो जाएगा और संप्रदाय को किसी को शाही राजधानी भेजने की आवश्यकता है। हूं यह कब होने वाला है? मुझे लगता है कि इसमें अभी भी कुछ साल लगेंगे। यह देखते हुए कि आमंत्रित किए गए कई संप्रदायों का नेतृत्व केवल एक शिखर नासेंट सोल स्तर का विशेषज्ञ कर रहा है। ऐसे व्यक्ति के लिए अंबर साम्राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र से शाही राजधानी तक पहुंचना, उड़ने वाले राक्षस जीवों की मदद के बाद भी इसमें कम से कम 2 से 3 साल का समय लगेगा। हालांकि अंत में उन्होंने अपनी किसी भी शंका के बारे में नहीं पूछा, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके सामने वाला व्यक्ति उन्हें उत्तर नहीं देगा और अंबर साम्राज्य के सदस्य के रूप में उसकी पहचान को देखते हुए वह उसे मजबूर भी नहीं कर सकती थीं। बिल्कुल, शाही परिवार की सहायता से संप्रदाय गठबंधन की स्थापना अब से 3 साल बाद होगी। सामान्य तौर पर आपके संप्रदाय को समय पर पहुंचने के लिए तुरंत शाही राजधानी की ओर किसी को भेजना पड़ता, लेकिन जैसा दिख रहा है उसकी आवश्यकता नहीं है। यदि आपको आपत्ति न हो, तो क्या मुझे आपके संप्रदाय के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है? क्योंकि ऐसा लगता है कि हमारी जानकारी अद्यतित नहीं है। जैसा कि मुझे पता चला है कि आपका स्प्रिंग फ्लावर संप्रदाय और फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय आपस में मिल रहे हैं, तो यह भी मददगार होगा यदि हम भविष्य में आपके संप्रदाय गठबंधन में शामिल होने के लिए नए संप्रदाय का नाम नोट कर सकें। उनकी कुछ शंकाओं का उत्तर देते हुए अंबर साम्राज्य के उस व्यक्ति का इरादा इस बारे में और अधिक बात करने का नहीं था कि उसे फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय में क्यों भेजा गया था, और इसके बजाय उसने केवल उस नए संप्रदाय के नाम के बारे में पूछा जो फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय और स्प्रिंग फ्लावर संप्रदाय के विलय से जन्म लेगा। जरूर, नाम स्टार शटरिंग सेक्ट होगा। फ्लाइंग सोर्ड सेक्ट और स्प्रिंग फ्लावर सेक्ट दोनों के विभिन्न एल्डर्स द्वारा तय किए गए नाम को उसे बताने में कुछ भी गलत न देखते हुए श्रेया ने उसे ईमानदारी से उत्तर दिया। मैं समझ गया। स्टार शटरिंग सेक्ट। नाम नोट करते हुए, अपना सिर हिलाते हुए स्काई एम्पायर के उस व्यक्ति ने जल्द ही श्रेया के लिए कुछ और चीजें निकालीं और फिर सेक्ट गठबंधन के बारे में कुछ सामान्य बातें समझाईं, जिनके बारे में वह पहले से ही जानती थी। इस तरह करीब आधा घंटा बीत गया, जिसके बाद स्काई एम्पायर का वह व्यक्ति सेवन फेट्स सेक्ट की दिशा में चला गया। श्रेया का एक मन उसे यह सूचित करने का था कि सेवन फेट्स सेक्ट में भी एक डोमेन लॉर्ड है, लेकिन अंत में उसने इसके खिलाफ फैसला किया। किसी दुर्भावनापूर्ण कारण से नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि स्काई एम्पायर का वह व्यक्ति श्रेया के आने से पहले फ्लाइंग सोर्ड सिटी के लोगों के लिए काफी कष्टप्रद रहा था। पिछले 1 घंटे या उससे अधिक समय में श्रेया को वह नीला हिरण और भी पसंद आने लगा था, क्योंकि वह आज्ञाकारी था और कोई परेशानी पैदा नहीं करता था। यहां तक कि जब वह हवा में खेलते खेलते ऊब गया था, तब भी उस छोटे नीले हिरण ने स्काई एम्पायर के व्यक्ति के साथ उसकी बातचीत खत्म होने का धैर्यपूर्वक इंतजार किया। उसने केवल उसके ओंझल होने के बाद ही आवाज की, हम इसके बारे में क्या ख्याल है? हम 7 स्टार पीक पर वापस जाएंगे और कुछ स्वादिष्ट खाने को लेंगे। तुम क्या सोचते हो? कु प्राचीन स्क्रॉल की जांच करने का समय आ गया है।
मेन स्टार पीक को छोड़कर और पर्वत के आधार के पास रुकने के बाद वीर ने बैठने के लिए एक जगह ढूंढी और फिर उस प्राचीन स्क्रॉल को निकाला जो उसे छोटे मंदिर से मिला था। प्राचीन स्क्रॉल को खोलते हुए वीर को उम्मीद थी कि वह इसके अंदर लिखे हुए कुछ भी समझ नहीं पाएगा, ठीक वैसे ही जैसे अन्य प्राचीन स्क्रॉल और किताबों के साथ हुआ था, जो उसे प्राचीन मंदिर के आसपास के छोटे मंदिरों से मिली थीं। हालांकि ऐसा नहीं था, क्योंकि प्राचीन स्क्रॉल उसी प्राचीन भाषा में नहीं लिखा गया था और इसके बजाय एक ऐसी भाषा में लिखा गया था जो पूरे इवेरिया महाद्वीप में इस्तेमाल होने वाली वर्तमान भाषा और प्राचीन ग्रंथों, स्क्रॉल और किताबों में इस्तेमाल होने वाली प्राचीन भाषा का मिश्रण प्रतीत होती थी, जो अभी उसके हाथ लगी थीं। तो यही कारण है कि प्राचीन मंदिर के शीर्ष पर मौजूद वह अस्तित्व नहीं चाहता था कि यह स्क्रॉल मेरे हाथ लगे। यह अपने आप से बुदबुदाते हुए कि प्राचीन मंदिर के शीर्ष पर मौजूद अस्तित्व ने उसे प्राचीन स्क्रॉल प्राप्त करने से रोकने की इतनी कोशिश क्यों की थी, वीर खुद ही मुस्कुराए, बिना नहीं रह सका, और फिर उसने प्राचीन स्क्रॉल को पढ़ना शुरू कर दिया। अंत में प्राचीन स्क्रॉल के अंदर की जानकारी कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी और वह केवल एक प्राचीन शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा लिखा गया एक प्राचीन पत्र था, जो प्राचीन मंदिर के किसी समान रूप से शक्तिशाली व्यक्ति को संबोधित था। पत्र में स्वयं एक बड़ी आपदा के बारे में बात की गई थी और इसे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा भेजा गया था जिसने सहायता मांगी थी। दुर्भाग्य से ऐसा लग रहा था कि पत्र कुछ हद तक क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे प्राचीन मंदिर का नाम और पत्र भेजने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम दोनों ही अपठनीय हो गए थे। पत्र को हुआ नुकसान उस पहले के हमले के कारण नहीं हुआ था, जिसे स्क्रॉल के आकार के पत्र को झेलना पड़ा था, बल्कि किसी अलग कारण से हुआ था। अपने हाथों में स्क्रॉल को पकड़ने मात्र से ही वीर उस व्यक्ति की भयानक शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, जिसने कभी इस स्क्रॉल को लिखा था। अपनी शक्ति के साथ स्क्रॉल की जांच करने की कोशिश करने के बाद वीर समझ गया कि स्क्रॉल में बची हुई शेष शक्ति ही बिना किसी समस्या के उसकी पूरी शक्ति का सामना करने के लिए पर्याप्त थी। प्राचीन मंदिर के शीर्ष पर मौजूद अस्तित्व भी जानता था कि प्राचीन स्क्रॉल को नष्ट करने का कोई तरीका नहीं है, और इसीलिए उसने वीर के कुछ भी नोटिस करने से पहले इसे केवल छीनने की कोशिश की थी। केवल इसी से यह स्पष्ट था कि उसके सामने जिस व्यक्ति ने यह स्क्रॉल लिखा था, वह डोमेन लॉर्ड रेल्म से कहीं अधिक शक्तिशाली था। शायद अतीत का कोई ऐसा प्राचीन शक्तिशाली व्यक्ति जिसने सोल असेंशन रेल्म को भी पार कर लिया हो। यह सोचते ही वीर अपनी रीढ़ में एक सिहरन महसूस किए बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसे पत्र में उस व्यक्ति द्वारा बताई गई आपदा याद आई। यह देखते हुए कि एक ऐसे अस्तित्व ने सहायता मांगी थी जिसने संभवतः सोल असेंशन रेल्म को पार कर लिया था, यह आसानी से कल्पना की जा सकती थी कि यह आपदा कितनी भयानक रही होगी। यही नहीं, उसके द्वारा प्राचीन मंदिर से सहायता मांगना यह दर्शाता था कि प्राचीन मंदिर में भी अतीत में कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा जिसने सोल असेंशन रेल्म को पार किया होगा। शायद यह सब उस कारण से भी संबंधित था कि शटर्ड स्टार पीक्स अपनी वर्तमान स्थिति में कैसे पहुंचे। इसके बारे में बहुत देर तक न सोचते हुए, क्योंकि फिलहाल ऐसी चीजों के बारे में जानने के लिए उसकी शक्ति बहुत कम थी, वीर ने प्राचीन स्क्रॉल को पूरा पढ़ लिया। यद्यपि क्षति के कारण या इस तथ्य के कारण कि यह प्राचीन भाषा के बहुत करीब थी जिसे समझना उसके लिए कठिन था, इसके कई हिस्से अपठनीय थे, फिर भी वीर बिना किसी समस्या के पत्र का अधिकांश हिस्सा पढ़ सकता था। इसके माध्यम से उसने पाया कि शुरुआत में बताए गए संकट के अलावा स्क्रॉल में कई अज्ञात गुटों और संप्रदायों का भी उल्लेख किया गया था, जिनके बारे में वीर ने पहले कभी नहीं सुना था। वे सभी संकट के विरुद्ध रक्षा के लिए एक साथ एकत्रित हो रहे थे। प्राचीन स्क्रॉल में और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं बचा था, क्योंकि शेष केवल शब्दों का एक निरंतर प्रवाह था, जिसमें यह बताया गया था कि प्राचीन मंदिर के लिए सहायता भेजना कितना महत्वपूर्ण था, और यदि संकट को नहीं रोका गया तो प्राचीन मंदिर जीवित नहीं बचेगा। हालांकि यह सब इस समय मेरे लिए काफी बेकार है। तथ्य यह है कि स्क्रॉल की भाषा वर्तमान समय की भाषा और अतीत में उपयोग की जाने वाली भाषा के बीच का मिश्रण प्रतीत होती है।
ये अत्यंत उपयोगी है। प्राचीन मंदिर के शीर्ष पर स्थित अस्तित्व संभवतः इसलिए मुझे रोकना चाहता था क्योंकि वह जानता है कि मेरे जैसे साधना स्तर वाले व्यक्ति को इस प्राचीन स्क्रॉल को संदर्भ बिंदु के रूप में उपयोग करके प्राचीन भाषा को समझने और उसका अर्थ निकालने में कुछ वर्षों के समर्पित अध्ययन से अधिक समय नहीं लगेगा। यह जानने के बाद भी कि प्राचीन स्क्रॉल से कुछ भी उपयोगी प्राप्त करने के लिए उसे कम से कम 1 वर्ष या उससे अधिक समय देना होगा, वीर मन ही मन मुस्कुराया और वह रत्ती भर भी नाखुश नहीं था, क्योंकि वह पूरी तरह से समझता था कि अतीत में उपयोग की जाने वाली प्राचीन भाषा को समझना उसके लिए कितना उपयोगी होगा। चाहे प्राचीन खंडहरों और गुप्त क्षेत्रों की खोज के दौरान प्राचीन ग्रंथों को समझना हो, प्राचीन भाषा सीखने का उपयोग केवल वहीं तक सीमित नहीं था। बस यह कल्पना करना कि उसके हाथ में कोई प्राचीन साधना तकनीक या शक्तिशाली छी तकनीक आ जाए और उसे समझने की क्षमता न हो, वीर के लिए प्राचीन भाषा सीखने के प्रति पर्याप्त प्रेरणा थी। इसके अलावा वह अपने साथ लाई गई प्राचीन पुस्तकों से प्राचीन मंदिर के बारे में और अधिक जानना चाहता था, क्योंकि यह प्रणाली के मुख्य अभियान से संबंधित था। पत्र पढ़ने के बाद वीर समझ गया कि प्राचीन मंदिर में प्रवेश करना उसकी प्रारंभिक अपेक्षा से कहीं अधिक खतरनाक हो सकता है और मंदिर के बारे में अधिक जानना उसके लिए आवश्यक था, यदि वह भीतर कदम रखते ही किसी प्रकार के जाल में फंसने की चिंता किए बिना प्रवेश करना चाहता था। अंतरिक्ष के ताओं की मेरी समझ को बढ़ाना और प्राचीन भाषा को सीखना, भले ही मैं तेज हूं, फिर भी इसमें मुझे कम से कम 2 साल लगने चाहिए। उसने मन ही मन यह बुदबुदाया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह अगले 2 वर्षों तक मुख्य अभियान को पूरा नहीं कर पाएगा। वीर अपने चेहरे पर एक विवश मुस्कान के साथ मुख्य नक्षत्र शिखर की ओर देखे बिना नहीं रह सका। वीर ने आशा की थी कि वह पिछली बार की तुलना में मुख्य अभियान को अधिक तेजी से पूरा कर पाएगा, लेकिन जैसा कि दिख रहा था, इसमें उसे पहले से भी अधिक समय लगेगा। कम से कम उस समय तक उड़ती तलवार संप्रदाय और वसंत पुष्प संप्रदाय दोनों को सप्तम नक्षत्र शिखर में स्थानांतरित होने का कार्य पूरा कर लेना चाहिए और पूरी तरह से एक संप्रदाय में विलीन हो जाना चाहिए। इतना ही नहीं, संप्रदाय की शक्ति बढ़ाने का उसका संप्रदाय अभियान भी उस समय तक पूरा हो जाना चाहिए जब तक वह महावीर प्रताप को क्षेत्र अधिपति स्तर तक पहुंचने में मदद करता है, क्योंकि पंख वाले सिंह को संप्रदाय का हिस्सा नहीं माना जाता था और प्रणाली की दृष्टि में उसे केवल उसका पालतू जानवर माना जाता था। आह! पंख वाले सिंह के बारे में सोचते हुए, अपना सिर हिलाते हुए, वीर ने जल्द ही अपना ध्यान वापस प्राचीन स्क्रॉल की ओर लगाया और वर्तमान भाषा की तुलना अतीत में उपयोग की जाने वाली भाषा से करना शुरू कर दिया। उसी समय जब वीर प्राचीन भाषा को समझने का अपना पहला प्रयास कर रहा था, एल्डरों का एक बड़ा समूह सप्तम नक्षत्र शिखर पर एकत्र हुआ था और वे एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे। तो संप्रदाय का नाम नक्षत्र विदारक संप्रदाय होगा। हाँ, इन एल्डरों की बातचीत का विषय संप्रदाय का नया नाम था। क्यों? क्या हमने कुछ दिन पहले विदारक नक्षत्र संप्रदाय पर निर्णय नहीं लिया था? यह अचानक बदलाव क्यों? एल्डर प्लेइंग घोष, हमने ऐसा बिना किसी कारण के नहीं किया। बात बस इतनी थी कि कुछ एल्डरों को लगा कि वह नाम थोड़ा कमजोर लग रहा है। संप्रदाय को खंडित नक्षत्र संप्रदाय कहना इसे टूटे हुए नक्षत्र संप्रदाय का नाम देने जैसा है। खंडित शब्द कांच जैसी बनावट का आभास देता है, नाजुक और टूटने योग्य। हाँ, हमें बस लगा कि यह अधिक उपयुक्त है और अंत में हमने इसी पर निर्णय लिया। वैसे भी हमने लगभग नाम को वैसा ही रखा है। तुम लोग, खुद के साथ विश्वासघात महसूस करते हुए एल्डर प्लेइंग घोस्ट ने अविश्वास की भावना के साथ अन्य एल्डरों की ओर देखा। वह कुछ दिनों के लिए चले गए थे, क्योंकि उन्होंने नेसेंट सोल रेलम में अपने प्रवेश की तैयारी के लिए एकांत साधना शुरू की थी। फिर भी इन एल्डरों ने उनकी अनुपस्थिति में उस संप्रदाय का नाम ही बदल दिया था जिसे उन्होंने मिलकर तय किया था। चाहे कुछ भी हो, फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट एंड स्प्रिंग फ्लावर सेक्ट के इन पुराने दिग्गजों को देखते हुए एल्डर प्लेइंग घोस्ट का चेहरा गुस्से से गहरा पड़ी डीडीएच गया।
मैं नए सेंट सोल रेलम में प्रवेश करने के लिए एकांत साधना में जा रहा हूं। भविष्य में मुझे खोजने की जहमत मत उठाना। शू। इससे पहले कि कोई भी एल्डर कुछ कह पाता, एल्डर प्लेइंग घोस्ट अपने आंगन की ओर चले गए और दरवाजा मजबूती से बंद कर लिया। श्रेया के सेवंथ स्टार पीक पर लौटने के बाद वह नीले हिरण के साथ बमुश्किल ही कुछ समय बिता पाई थी कि वीर फिर से वहां आ पहुंचा। चा हालांकि चूंकि उसकी नीले हिरण के साथ अच्छी जमने लगी थी, श्रेया को इस बात का दुख हुआ कि उसे इतनी जल्दी उससे अलग होना पड़ डिठेगा। खूं। नीला हिरण भी उतना ही उदास था जब उसे एहसास हुआ कि वीर उसे ले जाने वाला है और वह जोर से पुकारा। चाहे ऐसा इसलिए था क्योंकि वह समझ गया था कि श्रेया ने उसे भोजन देने का वादा किया था, या इसलिए कि वह उससे जुड़ गया था। कोई भी निश्चित रूप से नहीं जान सकता था जब तक कि वे नीले हिरण की भाषा समझने में सफल न हो जाए। इस दृश्य को देखकर वीर ने नीले हिरण को अपने साथ नहीं लिया और इसके बजाय उसे श्रेया के पास ही छोड़ दाने का फैसला किया। आखिर अब वे एक ही संप्रदाय का हिस्सा थे। उसके लिए यह वास्तव में मायने नहीं रखता था कि नीला हिरण कहां रहता है। दूसरी ओर नीले हिरण का श्रेया के साथ रहना एक अच्छी बात मानी जा सकती थी, क्योंकि अब उसे उसकी देखभाल करने के तरीके के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। इस तरह नीला हिरण श्रेया के साथ ही रह गया और वीर ने श्रेया से स्काई एम्पायर के एक सदस्य के आगमन और 3 साल बाद होने वाले संप्रदाय गठबंधन के गठन के बारे में सुनने के बाद जल्द ही विदा ले ली। नीले हिरण को श्रेया के हाथों में छोड़कर वीर जल्द ही महावीर प्रताप के पास पहुंचा, जो उसके पहुंचने पर एल्डरों के एक समूह के साथ बात करने में व्यस्त थे। एल्डर वीर, आप यहां कैसे आए? अपने आने पर खुद को छिपाया नहीं, इसलिए महावीर प्रताप ने उन्हें आते हुए जल्दी ही देख लिया और उन्होंने अपने पास जमा एल्डरों को जाने का इशारा किया और वीर की ओर बढ़े। मैं इसीलिए आया हूं क्योंकि मैं उस नए संप्रदाय के बारे में थोड़ा और जानना चाहता था, जिसे आप श्रेया और रुद्रिका देव पिछले 1 साल से बनाने में व्यस्त हैं। आखिरकार अब तक मैं केवल उसी नए पदानुक्रम के बारे में जानता हूं जिसे आपने बनाया है, और यह तथ्य कि यह लगभग पूरा हो चुका है। इसके अलावा मुझे वास्तव में कभी किसी और चीज के बारे में जानने का मौका नहीं मिला। हूं? सच में? हाँ। यह सुनकर कि वीर ने कुछ दिन पहले हुई बातों के अलावा संप्रदाय के बारे में कुछ भी नहीं सीखा, महावीर प्रताप के आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर वीर अपनी विडंबना भरी मुस्कान नहीं रोक सके। नए संप्रदाय के बारे में ज्यादा कुछ न जानना उनके लिए वास्तव में काफी अजीब था। आखिरकार वह पिछले 1 साल में विभिन्न चीजों में मदद करने के लिए 1 से अधिक बार यहां आए थे। हालांकि उस समय उन्होंने वास्तव में नए संप्रदाय के ढांचे के बारे में पूछने के बारे में नहीं सोचा था। मैं समझ गया। खैर, अगर वास्तव में ऐसा है तो मुझे आपको यह समझाने में बहुत खुशी होगी। यह सुनकर कि वीर वास्तव में उस नए संप्रदाय के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे जिसकी वे पिछले 1 साल से बनाने में मदद कर रहे थे, महावीर प्रताप ने एक उत्साहित भाव दिखाया। पिछले 1 साल में उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया था उसके बारे में बताना उनके लिए गर्व की बात थी, विशेष रूप से यह देखते हुए कि यह उस फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट से कितना बड़ा सुधार होगा जिसमें वे अब तक रह रहे थे। बेशक यही बात स्प्रिंग फ्लावर सेक्ट के लिए भी कही जा सकती थी। सबसे पहले संप्रदाय का नाम बदल गया है और अब से हमें फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट या स्प्रिंग फ्लावर सेक्ट के रूप में नहीं जाना जाएगा, बल्कि शॉटरिंग स्टार सेक्ट के रूप में जाना जाएगा। यह नाम दोनों संप्रदायों के एल्डरों द्वारा तय किया गया था और हमने पहले ही शिष्यों को इसके बारे में सूचित करना शुरू कर दिया है, क्योंकि भविष्य में वे फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट या स्प्रिंग फ्लावर सेक्ट के शिष्य नहीं होंगे, बल्कि शटरिंग स्टार सेक्ट के शिष्य होंगे। अगर मुझे सही याद है तो शिष्यों को बाहरी, आंतरिक और मुख्य शिष्यों में विभाजित किया जाएगा और व्यक्तिगत शिष्य इनसे अलग होंगे। वास्तव में हमने बाहरी और आंतरिक शिष्यों के रहने के स्थानों का निर्माण पहले ही पूरा कर लिया है। जहां तक शिष्यों की बात है, हमें केवल मुख्य शिष्यों के लिए निर्माण करने की आवश्यकता है। कम से कम मुख्य शिष्य बनने के लिए आवश्यक नई योग्यताओं को देखते हुए अभी के लिए कोई मुख्य शिष्य नहीं होगा,
इसीलिए हमें इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। विभिन्न शिष्यों के लिए आवश्यक योग्यताओं को याद करते हुए वीर अपनी मुस्कान नहीं रोक सके, क्योंकि वह समझ गए थे कि महावीर प्रताप का क्या मतलब था। जब उन्होंने कहा था कि उन्हें निकट भविष्य में किसी भी मुख्य शिष्य के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। आखिरकार एक मुख्य शिष्य के लिए नेसेंट सोल रील्म की आवश्यकता थी। यहां तक कि उनके अपने शिष्यों ने भी अभी तक नेसेंट सोल रील्म प्राप्त नहीं किया था। संप्रदाय के अन्य शिष्यों की तो बात ही छोड़िए। यहां तक कि आंतरिक शिष्य बनने की आवश्यकताएं भी अतीत की तुलना में काफी कठिन थीं, क्योंकि इसके लिए एक शिष्य को फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रील्म के शिखर तक पहुंचना आवश्यक था। अधिकांश पुराने मुख्य शिष्यों को इस स्तर तक पहुंच जाना चाहिए था। उनमें से कुछ तो कोर फॉर्मेशन रील्म तक भी पहुंच गए थे। हालांकि अभी भी कुछ मुख्य शिष्य ऐसे थे जो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रील्म के शिखर तक नहीं पहुंचे थे। भविष्य में वे मुख्य शिष्य से सीधे बाहरी शिष्य बन जाएंगे। उनकी प्रतिक्रिया की कल्पना मात्र से वीर उन शिष्यों के प्रति थोड़ी दया महसूस किए बिना नहीं रह सके जो कभी फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के शिखर पर थे। उम्मीद है कि वे भविष्य में अपनी शक्ति बढ़ाने में सक्षम होंगे और कम से कम आंतरिक शिष्य बन पाएंगे। यह सोचते हुए वीर ने महावीर प्रताप की ओर देखा। वह चाहते थे कि वे अपनी बात जारी रखें। अहम शिष्य बाहरी शिष्य कुछ अन्य बाहरी शिष्यों के साथ एक साधारण आंगन साझा करेंगे। आंतरिक शिष्यों को अपना स्वयं का आंगन मिलेगा, जबकि मुख्य शिष्यों को एक व्यक्तिगत आंगन मिलेगा जो बाहरी संप्रदाय के बुजुर्गों को मिलने वाले आंगन के समान होगा। मुख्य शिष्य संप्रदाय के केंद्र के थोड़ा करीब स्थित होंगे। वीर क्या चाहते थे यह समझते हुए महावीर प्रताप ने जल्दी से वहीं से जारी रखा जहां उन्होंने छोड़ा था, और उन्होंने उन स्थानों के बारे में बताया जहां शिष्य और बाहरी संप्रदाय के बुजुर्ग ठहरेंगे। अब एक सामान्य संप्रदाय के बुजुर्ग के लिए आवश्यक शक्ति नेसेंट सोल रील्म होने के कारण यह स्पष्ट था कि संप्रदाय के अधिकांश वर्तमान बुजुर्ग भविष्य में बाहरी संप्रदाय के बुजुर्ग बनकर रह जाएंगे। इसे ध्यान में रखते हुए महावीर प्रताप ने पहले ही उन स्थानों को कवर कर लिया था जहां भविष्य में संप्रदाय के अधिकांश लोग रहेंगे। जहां तक संप्रदाय के बुजुर्गों की बात है, उन्हें संप्रदाय के केंद्र के और भी करीब अपना स्थान बनाने का मौका मिलेगा, जबकि मुख्य बुजुर्ग झील के बगल में अपना स्वयं का आंगन, महल या जो कुछ भी वे रहने के लिए चाहते हैं, बनाने में सक्षम होंगे। और यही बात ग्रैंड एल्डर्स, मेरे और उपसंप्रदाय प्रमुख के लिए भी कही जा सकती है। अभी के लिए योजना यह है कि संप्रदाय की शक्ति का मुख्य केंद्र सेवेंथ स्टार पीक के केंद्र में झील के बगल में रहेगा। समझ गया। ऐसा लगता है कि आधिकारिक तौर पर रहने आने से पहले मुझे यह पता लगाना होगा कि मैं किस तरह की जगह में रहना चाहूंगा। सेवेंथ स्टार पीक के केंद्र में अपने द्वारा बनाई गई झील की ओर देखने से पहले हल्की मुस्कान दिखाते हुए वीर ने वास्तव में गौर किया कि झील के आसपास का क्षेत्र ज्यादातर खाली था। कुछ ही दिन पहले जब वह वहां थे, तब झील के पास जो इमारतें खड़ी थीं, वे स्पष्ट रूप से गायब हो गई थीं। इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि संप्रदाय की मुख्य शक्ति को झील के चारों ओर इकट्ठा करने का निर्णय एक हालिया घटनाक्रम था, जो उनके मेन स्टार पीक की यात्रा के थोड़े ही समय के दौरान हुआ था। हालांकि वीर को इससे कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि संप्रदाय की मुख्य शक्ति का झील के आसपास केंद्रित होना एक अच्छी बात होगी, क्योंकि जब यह पूरी तरह से भर जाएगी तो इसके आसपास अभ्यास करना बहुत आसान हो जाएगा। इतना ही नहीं, यह शिष्यों के लिए झील को और अधिक रहस्यमयी बनाने में भी मदद करेगा और उन्हें भविष्य में वहां जाने के लिए उत्सुक करेगा, क्योंकि विभिन्न आंगनों, मोहल्लों, मंडपों, पैगोडा आदि द्वारा संप्रदाय के बाहरी हिस्से से झील के दृश्य को बाधित करने के बाद उनके लिए इसे देखना दुर्लभ होगा। पहले से ही ऐसा महसूस करते हुए कि वह देख सकते हैं कि स्टार शटरिंग संप्रदाय भविष्य में कैसा दिखेगा, वीर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके, क्योंकि वह इसे देखने के लिए उत्सुक थे। अगले कुछ वर्षों के दौरान फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय और स्प्रिंग फ्लावर संप्रदाय के विलय से पैदा हुआ नया संप्रदाय
निश्चित रूप से विस्फोटक विकास की अवधि का अनुभव करेगा, क्योंकि कई बुजुर्ग जो लंबे समय से कोर फॉर्मेशन रील्म के शिखर पर अटके हुए थे, उन्हें सेवेंथ स्टार पीक के नए वातावरण में नेसेंट सोल रील्म तक पहुंचने का मौका मिलेगा। भविष्य में हर कोई कहां रहेगा, इसके बारे में समझाना समाप्त करने के बाद महावीर प्रताप पिछले 1 साल में बनाई गई अन्य चीजों के बारे में बात करने लगे। सबसे महत्वपूर्ण चीजों में कॉम्बैट हॉल था, जो विभिन्न वातावरणों में युद्ध आधारित प्रशिक्षण के कहानियों का ये सफर यही नहीं थमता। हर नया किस्सा आपके साथ ही आगे बढ़ता। अगर आज की कहानी ने दिल जीत लिया हो तो लाइक, शेयर और एचटी नॉवेल्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में अपनी राय जरूर रखिए और बताइए अगली कौन सी नई कहानी सुनना चाहते हैं। आपकी एक राय हमारी अगली कहानी की पहचान बन सकती है। एचटी नॉवेल्स, जहां आपकी पसंद बनती है हमारी अगली कहानी।